Identify extended surface forced air cooled evaporators. Service air cooled evaporator by blower. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित हैं। इस मॉड्यूल में हम एक्सटेंडेड सरफेस फोर्स्ड एयर कूल्ड इवापोरेटर और इसकी सर्विस करने के बारे में सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे इवापोरेटर के प्रकार, एक्सटेंडेड सरफेस फोर्स्ड एयर कूल्ड इवापोरेटर के भागों की पहचान करने में, इवापोरेटर कैसे काम करता है, सर्विस और यूनिट को पोजीशन करें और फिक्स करने में, कूलिंग इफेक्ट की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, मटेरियल और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण: डबल एंडेड स्पैनर 1 नग, स्क्रू ड्राइवर सेट 1 नग, कटिंग प्लायर 6 1 नग, लाइन टेस्टर 1 नग, स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक हैंडल 6 मिलीमीटर, टिप लेंथ 100 मिलीमीटर 1 नग, स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक हैंडल 10 मिलीमीटर, टिप लेंथ 200 मिलीमीटर 1 नग, प्लाई लॉन्ग नोज लेंथ 200 मिलीमीटर 1 नग, केमिकल स्प्रे पंप 1 नग, फिन कोम्ब 1 नग, टी हैंडल के साथ एलन की फिट 1 नग, हैंड एयर ब्लोअर 1 नग, ट्रॉली 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: एक्सटेंडेड सरफेस फोर्स्ड एयर कूल्ड एवापोरेटर 1 नग, 1 टन या 1.5 टन विंडो एयर कंडीशनर 1 नग, सर्विसमैन थर्मामीटर 1 नग, एयर वेलोसिटी मीटर 1 नग। आवश्यक सामग्री: साफ करने का कपड़ा 1 नग, स्प्रे केमिकल, नायलॉन ब्रश 1 नग, साफ सूती कपड़ा, सोप सॉल्यूशन, प्लास्टिक मग के साथ पानी की बाल्टी, चश्मे, माउथ मास्क, हाथ के रबर के दस्ताने। एवापोरेटर का कार्य हवा से गर्मी निकालना है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर ठंडक उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट युक्त कॉइल्स होती हैं, जो एवापोरेटर का प्राथमिक कंपोनेंट होती हैं। एवापोरेटर का कार्य स्थान या वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करना है, जिसे रेफ्रिजरेशन के माध्यम से ठंडा किया जाना है। ठंडा या रेफ्रिजरेटेड किए जाने वाले पदार्थ से ऊष्मा हटाने की प्रक्रिया एवापोरेटर में की जाती है। हवा, पानी आदि जैसे तरल पदार्थ से ऊष्मा निकालने के लिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर, कॉइल या शेल के अंदर वाष्पीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कूलिंग आवश्यकताओं के अनुरूप एवापोरेटर विभिन्न आकार, प्रकार और डिजाइन में निर्मित होते हैं। सिस्टम आमतौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और चिलर। रेसिडेंशियल और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बड़े स्केल के उपकरण हैं, जिन्हें कूलिंग उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। इन सिस्टम्स में नियोजित एवापोरेटर्स को उनके निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बेयर ट्यूब एवापोरेटर। बेयर ट्यूब एवापोरेटर या तो कॉपर ट्यूबिंग या स्टील पाइप से बने होते हैं। छोटे एवापोरेटर्स में अमोनिया के अलावा अन्य रेफ्रिजरेंट के साथ कॉपर ट्यूबिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि अमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेंट का उपयोग करने वाले बड़े एवापोरेटर्स में स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है। इन एवापोरेटर्स में कई ट्यूबिंग राउंड होते हैं, जो अक्सर फ्लैट, जिगजैग या ओवल ट्रोम्बोन आकार में होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर लिक्विड कूलिंग के लिए किया जाता है। ब्लास्ट कूलिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान परिवेशी वायु बेयर ट्यूब एवापोरेटर पर बहती है और फिर चिल्ड एयर को कूलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बेयर ट्यूब एवापोरेटर्स का उपयोग सीमित संख्या में अनुप्रयोगों में किया जाता है। फिन्ड एवापोरेटर, जो अनिवार्य रूप से फिन्स के साथ बेयर ट्यूब एवापोरेटर होते हैं, का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्लेट सरफेस एवापोरेटर। प्लेट टाइप एवापोरेटर्स का निर्माण करते समय आमतौर पर कॉपर या एल्यूमिनियम से बनी एक कोइल को प्लेट में इंसर्ट किया जाता है, जबकि बाहरी रूप से यह सिंगल प्लेट दिखाई देती है। आंतरिक रूप से प्लेट एवापोरेटर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन के लिए मेटल ट्यूबिंग के कई टनों से बने होते हैं। एक बाहरी प्लेट द्वारा इसकी मजबूती और अधिक बढ़ जाती है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है और मेटल ट्यूब से चिल्ड पदार्थ तक कुशल हीट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। इसके अलावा प्लेट इवेपोरेटर को साफ करना आसान है और निर्माण लागत प्रभावी है।
प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के अनुकूल होते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेशन में प्लेटों को बंद बॉक्सों में बनाया जा सकता है या बड़े एवापोरेटर्स के लिए एक साथ वेल्ड किया जा सकता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और फायदों के कारण प्लेट एवापोरेटर का फ्रीजर शेल्फ, डिवाइडर, फ्रोजन फूड डिस्प्ले, आइसक्रीम कैबिनेट और सोडा फाउंटेन्स में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फिन ट्यूब एवापोरेटर। केवल बेयर ट्यूब एवापोरेटर्स में फिन्स जोड़कर इन्हें फिन्स एवापोरेटर्स में बदला जा सकता है। बेयर ट्यूब एवापोरेटर्स में एक छोटे सरफेस एरिया के कारण कूलिंग फ्लूइड का चिलिंग इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से कोयल की सतह से सीधे संपर्क किए बिना ट्यूबिंग के खुले अंतराल के माध्यम से बहता है। यह अक्षमता बेयर ट्यूब एवापोरेटर्स को कम प्रभावी बनाती है। इन एवापोरेटर्स पर लगे फिन संपर्क सरफेस एरिया को बढ़ाकर हीट ट्रांसफर को बढ़ाते हैं, जिससे वे अपने बेयर ट्यूब काउंटरपार्ट्स की तुलना में अधिक कुशल बन जाते हैं। फिन्स कॉइल की सतह से बाहर निकलते हैं, फ्लूइड से हीट निकालने के लिए वातावरण में फैलते हैं जो सीधे कॉइल से संपर्क नहीं करता है, इसे रिमूव करने में सहायता करता है। प्रभावी प्रदर्शन कॉइल और फिन्स के बीच ऑप्टिमल कांटेक्ट पर निर्भर करता है। फिन्स को या तो सीधे कॉइल पर सोल्डर किया जाता है या उस पर स्लिट किया जाता है, एक टाइट थर्मल कनेक्शन के लिए एक्सपेंड किया जाता है। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद अत्यधिक संख्या में फिन्स जोड़ने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, इसलिए ट्यूब की बाहरी सतह पर केवल एक विशिष्ट संख्या में फिन्स लगाए जाने चाहिए। विंडो यूनिट, स्प्लिट सिस्टम, पैकेज्ड यूनिट और सेंट्रल सिस्टम सहित विभिन्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर कंडीशनिंग के लिए फिन्ड एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल का उपयोग किया जाता है। वॉल माउंटेड स्प्लिट सिस्टम में इंडोर यूनिट में फ्रंट ग्रिल के पीछे फिन्ड एवापोरेटर छुपा होता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन के दौरान ट्यूबिंग में इंटरनल फिन्स को शामिल करके एवापोरेटर से हीट ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ाते हैं। ये फिन्स ट्यूब के भीतर कई इंटरनल क्रॉस सेक्शन बनाकर बनाए जाते हैं। ट्यूब या शैल टाइप एवापोरेटर्स। शेल और ट्यूब टाइप एवापोरेटर्स आमतौर पर बड़े रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में नियोजित किए जाते हैं। ये एवापोरेटर्स, जिन्हें चिलर के रूप में भी जाना जाता है, ड्रम या शेल के अंदर ट्यूब व्यवस्था की सुविधा देते हैं और इन्हें ड्राई एक्सपेंशन या फ्लडेड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन चिल्लर्स में फ्लोट वाल्व, जो एक्सपेंशन वाल्व के रूप में भी काम करता है, एक स्थिर रेफ्रिजरेंट लेवल बनाए रखता है। एवापोरेटर निम्नानुसार ऑपरेट होता है। जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम सक्रिय होता है तो पैसेंजर एरिया से गर्म हवा एवापोरेटर के कॉइल और फिन्स पर बहती है। एवापोरेटर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व या ओरिफाइस ट्यूब से ठंडा, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट प्राप्त करता है। जैसे ही यह ठंडा रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर कॉइल के माध्यम से घूमता है, हीट गर्म हवा से ठंडे रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर हो जाती है। एक बार जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट पर्याप्त हीट को अवशोषित कर लेता है, तो यह एक चरण परिवर्तन से गुजरता है। लो प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व या ओरिफाइस ट्यूब ऑप्टिमल हीट ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करता है। यह विनियमन गारंटी देता है कि एवापोरेटर से बाहर निकलने तक सारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट वाष्पीकृत हो चुका होता है। वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्रेसर के इनलेट, सक्शन, साइड में चला जाता है। अब इस वीडियो में अब तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके माध्यम से आपका पहला कार्य एवापोरेटर के प्रकार और टास्क की पहचान करना है। एक बार जब आप एवापोरेटर के प्रकार और उसके कार्य की पहचान कर लेते हैं, रिकॉर्ड शीट पर टेबल 1 में निष्कर्षों को रिकॉर्ड करें। किसी भी विनिर्माण विवरण या विशिष्टताओं के लिए डायरेक्ट कूल्ड एवापोरेटर की दोनों साइड्स की जांच करें और उन्हें रिकॉर्ड शीट पर टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। शेल टाइप एवापोरेटर्स के लिए चित्र 1 देखें। अब आइए जानें कि ब्लोअर द्वारा एयर कूल्ड एवापोरेटर की सर्विस कैसे करें। टास्क 1, कवर रिमूव कर दें और एवापोरेटर को साफ करें। ढक्कन हटाएं और एवापोरेटर को साफ करें। ये सुनिश्चित करते हुए कि इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स प्लास्टिक शीट से कवर है, एवापोरेटर हाउसिंग के किनारों और शीर्ष के स्क्रू को खोल दें। एक उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके फैन मोटर बेस बोल्ट और ब्लोअर के पास लॉकिंग एलन स्क्रू को ढीला करें।
पंखे की मोटर को शेक कर ब्लोअर के शाफ्ट से अलग करें और एक तरफ रख दें। नायलॉन ब्रश से ब्रश करने के बाद एवापोरेटर कोयल फिन्स के दोनों किनारों को पोंछ लें। फिन्स को कॉम्ब और सीधा करें, फिर उन्हें केमिकल स्प्रे से साफ करें। कंडेंसर की बाहरी सफाई के लिए प्रक्रिया को दोहराएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि एवापोरेटर फिन्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। टास्क 2, यूनिट की सर्विसिंग और स्थापना करना। यूनिट को साफ करना और रखना। ए, पंखों को साबुन के पानी और फिर साफ पानी से धोएं, फिर अतिरिक्त नमी और मलबे को हटाने के लिए एयर ब्लोअर का उपयोग करें। एवापोरेटर कोयल फिन्स और यूनिट आधार को साफ कर सुखा लें। जंक्शन बॉक्स को कवर करने वाली प्लास्टिक शीट को रिमूव कर दें। ब्लोअर फैन को साफ और सुरक्षित रूप से लगाएं और फैन मोटर बेस को कस लें। स्मूथ रोटेशन सुनिश्चित करें। स्क्रू कस कर एवापोरेटर को हाउसिंग टॉप कवर से सुरक्षित करें। ट्रॉली का उपयोग करके यूनिट को खिड़की के फ्रेम के पास ले जाएं। यूनिट को सावधानी से उठाएं और रखें ताकि कोमल स्थान सुनिश्चित हो सके। ब्लोअर और फैन को एवापोरेटर एयर डिस्चार्ज प्लेन के माध्यम से मैन्युअल रूप से घुमाकर स्मूथ रोटेशन की जांच करें। यूनिट शुरू करने से पहले एक साफ फिल्टर लगाएं और फ्रंट पैनल को दोबारा जोड़ें। टास्क 3, कूलिंग इफेक्ट का मूल्यांकन करना। वर्तमान परिवेश के तापमान पर ध्यान दें। कमरे का तापमान मापें। ग्रिल पर तापमान की जांच करें। ग्रिल पर एयर वेलोसिटी का आकलन करें। दी गई टेबल में सर्विस के बाद कूलिंग इफेक्ट में इम्प्रूवमेंट को रिकॉर्ड करें और उसका विश्लेषण करें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है इवापोरेटर के प्रकार, एक्सटेंडेड सरफेस, फोर्स्ड एयर कूल्ड इवापोरेटर के भागों की पहचान करना, इवापोरेटर कैसे काम करता है, स्थिति में यूनिट की सर्विस करना और फिक्स करना, और कूलिंग इफेक्ट की जांच करना। इस प्रकार हमने एक्सटेंडेड सरफेस, फोर्स्ड एयर कूल्ड इवापोरेटर के भागों की पहचान करना और ब्लोअर द्वारा इसकी सर्विस करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।